ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। काफ़ी आसान आसान प्रॉपर्टीज है, समझना है और आपको बार बार समझाने से क्लियर कट बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा हुआ है। मैग्नेटाइज मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल्स रखे हुए मैग्नेट के, मतलब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड पहले से रखा हुआ है। और ये जो सबस्टांस हमने रखा है ना, ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने इस तरह से ओरिएंटेशन करके रख दिया है। ठीक है, जब इस तरह से ओरिएंटेशन किया हुआ है तो क्या होगा? अगर ओरिएंटेशन का मतलब इस तरह से किया हुआ मान लो नहीं है ना, हमने कोई पैरामैग्नेटिक सबस्टांस रखा तो ओरिएंटेशन उनका कैसा होगा? ओरिएंटेशन उनका कैसा होगा वो समझिए। जैसे हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस रखा तो इनके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल स्पेसिमेन दिखा रहा है। एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ है। देखिए साउथ से नॉर्थ इस तरह से बिहेव करते हैं, ये अलाइनमेंट करते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड से अलाइन कर लेते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ ही इनकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली करते क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सपोर्ट करते हैं तो इनकी डायरेक्शन भी तो सपोर्टिंग होना चाहिए। जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन भी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ होनी चाहिए, तो बिल्कुल वही डायरेक्शन है। देख लीजिए, इधर ही इनकी डायरेक्शन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब क्या है? इनके अंदर से होता हुआ जाएगा, इनके अंदर से होता हुआ जाएगा। लेकिन डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस से ज्यादा इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स घुस रही है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस से बहुत कम ही घुस रही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए बीच पे है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस कहलाते हैं ये सब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ये देखिए जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये अपने मन से हमने नहीं दिखाया। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड मान लेते हैं या नहीं तो बी नोट मान लेते हैं। और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टांस। अब देखिए जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है। लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी नहीं बढ़ती है जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। देख लीजिए, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है ना, वैसे वैसे इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? कम रहेगी। ये ग्राफ बता रहा है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू क्या होती है? वेरी वेरी स्मॉल होती है, कम होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस साइन हमने क्यों रखा है? माइनस साइन क्यों नहीं रखा हमने? क्योंकि प्लस साइन का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटाइज का मतलब ही होता है कि उसके डायरेक्शन को सपोर्ट करना, उसके डायरेक्शन को क्या करना? सपोर्ट करना, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सपोर्ट करना, अपोज करना नहीं। ठीक है, अपोज करके हम अपने अंदर या ये सबस्टांस अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बढ़ा सकता, ये सपोर्ट करके ही बढ़ा सकता है। और सपोर्ट करने का मतलब है कि अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि ये सबस्टांसेस आसानी से मैग्नेटाइज हो सकते हैं। और क्यों होते हैं उसके पीछे हमने कहानी बता दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर उनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं वो सब अलाइंड हो जाते हैं। अलाइंड होने की वजह से उनके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो I प्लस हमने लिखा, अब समझ में आ गया होगा। I प्लस का मतलब इसी के डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में। प्लस माइनस रहता तो अपोज में होता, अपोजिशन में होता, और अपोजिशन में एक ही सबस्टांस होता है। कौन होता है? डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, तो प्लस I और H में ये ग्राफ है। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरी बात समझने के लिए, मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी मान लो x है, दैट इज इक्वल टू I बाई H, दैट इज स्मॉल। मान लो ये लार्ज वैल्यू है लेकिन तो ये तो स्मॉलर है,
ये स्मॉलर है, और यहाँ पे थीटा जो है ना, थीटा भी क्या स्मॉल ही वैल्यू दे रहा है, ये स्मॉलर वैल्यू है। तो I बाई एच इज स्मॉल, पॉजिटिव, पॉजिटिव में कितना है भाई 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर -5 तक इसकी वैल्यू लाई कर रही है, इतनी कम है। तो स्मॉल है, पॉजिटिव है, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र है, याद रखिएगा इस चीज को। मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अब मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी तो आपने पढ़ लिया, जान लिया। रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी केस हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहां तक इतना पढ़ लिया। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, इतना जो हमने लिखा, ये क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल है, तो वेरी वेरी स्मॉल है तो 1 से तो ग्रेटर ही है ना, ये क्वांटिटी क्या है 1 से ग्रेटर ही है, तो ये जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो 1 आने की वजह से बार बार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि बार बार ये देखिए कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आने की वजह से जो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये भी प्रूव कर रहा है। रिलेटिव परमिएबिलिटी भी अपने आप में इस चीज को प्रूव कर रहा है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, एक्चुअली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो मैग्नेटाइज हो रहा है मतलब पहले से उसकी स्थिति बेहतर, अच्छा है, खराब नहीं, ठीक है। चलिए ये सब बातें समझ में आई। अब देखिए हम लोग फेमस लॉ पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, अब हम लोग नया टॉपिक डालेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्यूरीज लॉ, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे क्यूरीज लॉ, दो ही जगह डिफाइंड है। क्यूरीज लॉ जो एक्चुअली डिफाइन करते हैं हम लोग दो जगहों पे और दो सबस्टेंसेस के ऊपर डिफाइन किया गया है। पहला तो कुछ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस है, कुछ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनके लिए भी डिफाइंड है क्यूरीज लॉ, और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के ऊपर भी क्यूरीज लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्यूरीज ने जो सोचा, रिसर्च किया, इन्वेंशन किया, उन्होंने जो बताया वो क्या था, तो एक्चुअली मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र होती है, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक सबस्टेंस। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने मैग्नेटिक सबस्टेंस का टेम्परेचर को बढ़ाया तो ससेप्टिलिटी उसकी घट जाएगी, अब वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स को नहीं ला पाएगा, कम ला पाएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को लो कर दिया तो मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी उस सबस्टेंस का बढ़ जाती है, और मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि अब वो सबस्टेंस अपने अंदर में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लाने की क्षमता ज्यादा रखता है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, आसानी से वो सबस्टेंस हो जाती है। बात को समझिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक सबस्टेंसेस का मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी क्या होगी, घटते हुए चले जाएगी। और क्यों घटती है वो हम बताएंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी इज इक्वल टू C/T, वेयर C इज द क्यूरीज कांस्टेंट। ये C क्या है, स्मॉल c क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्यूरी के नाम पे ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया x वर्सेस टेम्परेचर तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, वेयर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी इंक्रीजेस, है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई। वेयर x, ये सब चीजों तो बहुत स्मॉलर वैल्यू बता रहा है। ये ग्राफ आप देख सकते हो, ग्राफ की वैल्यू भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी पता है, क्यूरीज कांस्टेंट पता है, तो टेम्परेचर पता कर सकते हो। अगर टेम्परेचर पता है, क्यूरीज कांस्टेंट पता है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी भी आप पता कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ही वैलिड है, याद रखिएगा, ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस तरह की प्रॉपर्टीज, Curies लॉ इज वैलिड फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर ओनली फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है, स्मॉलर चेंज होता है लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे होता है कि देखो भैया, जब भी कोई हम मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं या कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स है उस सब्सटेंसेस का, जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स है वो तो पहले से कुछ ना कुछ रैंडमाइज्ड है, कुछ ना कुछ रैंडमाइज है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया तो क्या होगा, रैंडमाइजेशन ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स विल इंक्रीज। क्या होगा, रैंडमाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, रैंडमाइजेशन जो है, रैंडमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स विल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज कैसे करता है वो मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। देखिए, सपोज दैट ये एक मटेरियल है और इस तरह के जब टेम्परेचर कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना था, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो भी मान लो इधर ऐसा था, इधर ऐसा था, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये सब अपोजिशन में आ जाएंगे। रैंडमाइजेशन मतलब अपोजिशन, विचित्र तरह का, ये उल्टा दिशा में आ जाएंगे एक दूसरे के, अब एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे, और अपोजिशन में आने की वजह से क्या होता है कि इनकी रैंडमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, यहां रैंडमाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी तो रैंडम क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, रैंडमाइजेशन इसकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, रैंडमाइजेशन एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होती है, इसमें एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, वो भी किसका, तो इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स। किसका भाई, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स का रैंडमाइजेशन, पहले ऐसा था फिर ये थोड़ा घूम जाएंगे, अब ये ऐसा हो गया ना तो ये क्या करेगा, इधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, मतलब रैंडमाइजेशन इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाता है फॉर ए गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ज्यादा टेम्परेचर पे रखा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। ज्यादा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होता चला जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी लूज होती चली जाएगी, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी घटती हुई जा रही है, जीरो तक जा सकता है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो उसकी पूरी की पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम फिर मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है, उसको बर्बाद करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये जो हाई टेम्परेचर है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है, रैंडमाइजेशन बढ़ा देगा, जिससे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाती है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी पढ़ेंगे। ओके।